मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजूचंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम जैसा कि एक नए सीरीज की शुरुआत किए थे, मॉडल पेपर 2024 दो संभावित क्वेश्चन नहीं, तो इसमें इससे मैथ का एक वीडियो अपलोड हो चुका है सेट का। उसी तरह ये साइंस का यानी विज्ञान का सेट है। देखिए, विज्ञान में चूंकि 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन बनाना होता है, तो एक सेट में हम आपको 40 क्वेश्चन कराएंगे, ताकि 40 ही बनाना होता है। तो मानिए 80 दिया हुआ है, 40 बनाने, वहीं 40 बनाना, तो ऐसे 40-40 का सेट होगा आपका एक। लेकिन आपको फाइनल में 80 में 40 बनाना रहता है, मैथ में 100 में 50 बनाना रहता है, इसलिए हमने 50 का एक सेट बनाया है। इसी तरह विज्ञान में भी हमने 40 का एक सेट बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। ये मॉडल पेपर 2024 संभावित क्वेश्चन विज्ञान सेट 1। ठीक है, ओके, वन शॉट का है, इसलिए आपको वन शॉट दिखाया जा रहा है कि एक शॉट में एक सेट पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको टेकल करना है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? क्या पूछा है? बड़ा प्रतिबिंब। नहीं, प्रतिबिंब तो बनेगा। तो देखिए, दर्पण आपको क्या बताए थे हम? देखिए, इस सीरीज का आपको, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इस सीरीज का उद्देश्य है कि आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से उसके आसपास के सभी थ्योरी को रिवाइज करा देना। यानी ये आपसे पूछा एक दर्पण में बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बड़ा प्रतिबिंब एक होगा कोई। हमको आंसर करा के आगे नहीं हमको बढ़ना है, बल्कि इस क्वेश्चन के माध्यम से इसके आसपास के सभी थ्योरी को, 360 डिग्री थ्योरी को आपको कवर कर देंगे, ताकि अन्य किसी प्रकार का क्वेश्चन आए आप इजिली वे में कंफर्टेबल रहेंगे उसको बनाने के लिए। चलिए, सो देखिए, दर्पण आपको क्या बताए थे कि 3 दर्पण होता है। 3 दर्पण होता है। एक तो आपको बताए थे कि समतल दर्पण, तो समतल दर्पण बताए थे। एक आपको बताए थे अवतल दर्पण, और एक बताए थे उत्तल दर्पण। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें क्या बताए थे हमने? इसमें बताया था कि प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी। प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और बराबर होगा। ठीक, इसमें क्या बड़ा बनने का प्रतिबिंब चांसेस है क्या? तो यानी बड़ा प्रतिबिंब पूछा था, यानी आपका समतल तो कट जाएगा। अब देखिए, अवतल में क्या बताए थे? अवतल में हमने 7 कंडीशन आपको बताया था कि 7 प्रतिबिंब बनता है। ये कौन सा? ध्रुव पे, ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस पे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और अनंत पे। यानी 7 कंडीशन बनता था, जिसमें हमने 2 कंडीशन बताया था, वहां पे बनता है आभासी। किस कंडीशन में? 2 कंडीशन। कब? जब ध्रुव पे रहे तो, और ध्रुव और फोकस के बीच रहे तो। उसके बाद बनता है क्या? वास्तविक। यानी 5 गो जो है वो वास्तविक बनता है। ठीक, अब देखिए, आभासी बनता है तो इसमें बनता है क्या? बराबर या बड़ा। और वास्तविक में क्या बनेगा? तो आभासी बनेगा तो क्या बनेगा? सीधा। कि वास्तविक बनेगा तो उल्टा। और इसमें क्या होता है? बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, और बराबर भी बनता है। वक्रता केंद्र पे रहेगा तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा और बराबर बनता है। जब आपको अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, छोटा बनेगा। फोकस पे रहेगा, अनंत पे बनेगा तो बड़ा बनेगा। यानी वास्तविक उल्टा और बड़ा छोटा बराबर। ठीक, इस अब देखिए, और उसके बाद आपका उत्तल में क्या था? उत्तल में कितना कंडीशन था? 3 कंडीशन। इसमें क्या बनता था? हमेशा आभासी। आभासी बने तो क्या बनेगा? सीधा। और इसमें क्या बनेगा? बराबर। नहीं तो, नहीं तो। ठीक, यही आपका दर्पण का पूरा कंसाइज चीज है। यानी ये बोला ना, उसमें से निचोड़ निकाल के यही आपका है। सारा क्वेश्चन इसी फ्लो डायग्राम में बन जाएगा। तो देखिए क्या पूछा, इसी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब पूछे, बोला बड़ा बताइए, किसमें बड़ा दर्पण बन? तो देखिए, समतल में बड़ा बनता है कि नहीं? नहीं जी, इसमें तो बराबर बनेगा। ठीक, अवतल में देखिए, अवतल में बड़ा बनता है, बराबर बनता है, छोटा भी बनता है। यानी इसमें बड़ा छोटा दोनों बनता है। ठीक है, उत्तल में, उत्तल में आभासी सीधा बराबर बनेगा, नहीं तो छोटा। यानी इसमें भी बड़ा नहीं बनना है, बराबर बनेगा नहीं तो छोटा, उसमें तो बराबर ही बनता है। इसमें ही बड़ा बनता है एकमात्र है जो अवतल दर्पण है। ऑप्शन क्या होगा? अवतल दर्पण। मेरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अवतल दर्पण मेरा आंसर। उत्तल में क्या बनेगा? उत्तल में बराबर नहीं तो छोटा। क्या देखें, एक क्वेश्चन कराने का मतलब मेरा था कि इससे रिलेटेड सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, ऐसे ही इस सीरीज का यही उद्देश्य है
कि आपको अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करा दिया जाए। आप कॉन्फिडेंस में इतना रहिए कि चलो तुम 80 क्वेश्चन दो, हम तो 40 के हम 80 का 80 बना लेंगे, लेकिन हमको 40 उसमें से 100% आएगा। यानी साइंस में आपको 40 में से 40 सब्जेक्टिव लाने का मेरा ये सीरीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकाश की किरणें गमन करती है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि प्रकाश की किरणें क्या होगी, सीधा रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में नहीं, किसी भी दिशा में नहीं, उपयुक्त सभी नहीं। अब देखिए, जो मान के प्रकाश सोर्स है, यहाँ से क्या निकलता था, रेखा प्रकाश ऐसे निकलता था। तो आप बोलिएगा सर किसी दिशा में तो सही है, किसी दिशा में प्रकाश निकले, हाँ किसी दिशा में निकलेगा, लेकिन चलेगा कैसे है, तो हमेशा सीधा। ये नहीं कि ऐसा निकला ऐसा चल रहा है, नहीं, चलेगा तो हमेशा सीधा, किसी भी दिशा में चले, लेकिन वो हमेशा सीधा चलेगा, चलने के बाद टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, किसी भी दिशा में, लेकिन सीधी, तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। देखिए आपको जब हम आवर्धन पढ़ाए थे तो आवर्धन कहां कहां पढ़ना था, आपको दर्पण में, और आपको पढ़ना था लेंस में। दर्पण में जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो m बराबर h डैश बटा h और m बराबर माइनस v बटा u, और जब हम यहां पे पढ़ाए थे तो m बराबर h डैश बटा h और m बराबर प्लस v बटा। आपको आवर्धन दो जगह पढ़ाया था, हमने कहां कहां पढ़ाया था, एक दर्पण में और एक लेंस में। दर्पण में m बराबर h डैश बाई h, h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। जब हम v और u यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध निकाले तो यहाँ पे माइनस होता है, दर्पण के केस में माइनस v बाई यू, और जबकि लेंस के केस में v बाई यू होता है। तो देखिए v बाई यू कहाँ है, देखिए u बाई v है, नहीं होगा, u भी नहीं होगा, a भी नहीं होगा, a v बटा यू प्लस में। ठीक है, तो क्या देखिए आवर्धन पूछना एक क्वेश्चन था, लेकिन हमने दर्पण और लेंस में सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यानी लेंस बनाने, लेंस हम आपको पढ़ाए थे तो क्या बोले थे, एक कांच का पारदर्शी माध्यम होता है, यानी पारदर्शी तो होना चाहिए, लेंस क्या होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होता है। तो देखिए कांच का, यानी ये तो हो ही जाएगा कांच का अब देखिए मिट्टी, मिट्टी क्या पारदर्शी है क्या, नहीं जी, मिट्टी अपारदर्शी है, अपारदर्शी। जब मिट्टी अपारदर्शी हो गया तो अपारदर्शी लेंस बन सकता है क्या, कभी नहीं, पारदर्शी होना चाहिए। तो ए पारदर्शी है, जल भी कुछ हद तक पारदर्शी है, प्लास्टिक भी कुछ हद तक पारदर्शी हो सकता है। प्लास्टिक होता है एक साइड से दूसरे साइड देखते हैं, दिखता है ना, तो पारदर्शी है तभी तो दिख रहा है। लेकिन मिट्टी में क्या, मिट्टी के इस पार से उस पार दिखता है, नहीं, मिट्टी चूंकि अपारदर्शी वस्तु है इसलिए अपारदर्शी वस्तु कभी भी लेंस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता बताइए। देखिए जब क्षमता पढ़ाए रहे थे तो P बराबर 1/f, f क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, जहां P f क्या है, फोकस दूरी, प्लस लेंस की फोकस दूरी। अब देखिए, अब जो फोकस दूरी का साइन होगा वही साइन होगा, ठीक, ये मीटर में होना चाहिए हमेशा। देखिए लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अब देखिए अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना होता है, एफ बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब बताइए अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होता है या प्लस में होता है, बताइए। अवतल लेंस की हम आपको बताए थे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी वही होगा जो अवतल दर्पण का होगा। अवतल दर्पण का कितना इधर फोकस होता है, इधर माइनस में, यानी माइनस में होगा, यानी ये माइनस में, आपका अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होगा, क्योंकि हमको यहाँ माइनस में साइन के साथ रखना है, वहां पे हमको 20 सेंटीमीटर दे दिया, तो साइन के साथ रखेंगे तो P बराबर 1 बटा, अब देखिए 20 सेंटीमीटर है, अगर सेंटीमीटर है तो इसको हमको मीटर में बदलना होगा, 20 बटा मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करते, -1 बटा 5 मीटर। अब देखिए -1 बटा 5 मीटर, -1 बटा 5 मीटर, 1 बटा 5 मीटर, तो ये जाएगा ऊपर तो -5, तो P बराबर क्या निकला, -5, और इसका क्या होता है, डायोप्टर, -5 डायोप्टर। आपने क्या देखा,
पावर जो होता है यानी लेंस की क्षमता होता है P बराबर 1/f। ये एफ क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर में बदलना है तो यहाँ पे 100/सेंटीमीटर। जैसे ही शॉर्ट दिया हुआ था कि -20 सेंटीमीटर था, ये वाला फॉर्मूला लगाते तो आपको डायरेक्ट बन जाता 100/-20/25 यानी -5 डायोप्टर। 5 डायोप्टर यानी हमेशा ध्यान रखिएगा जो फोकस दूरी का आपका साइन होगा वही क्षमता का भी साइन होता है। ठीक है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो ये आपको बताए थे लाल का। देखिए चलिए हम फिर से रिवीजन कराते हैं। देखिए फिब गयोर आपको बताए थे हमने, फिब गयो नहीं बताया था ना, 2 4 6 एक साथ। फिब गयोर, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। अब देखिए ये एक आपका स्पेक्ट्रम बनता था। तो हमने बताया था कि नीचे से ऊपर जैसे जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य है ना, जो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे तो तरंग बढ़ता है, यानी एरो का साइन इधर जाने पे बढ़ेगा। जब तरंग बढ़ेगा तो हम आपको बताए थे कि जब नीचे से ऊपर जाने पर तरंग बढ़ता है तो ये चाल भी इसका बढ़ता है, यानी इस कलर का, इस रंग का चाल, यानी इस रंग के प्रकाश का चाल भी, प्रकाश की चाल भी बढ़ता है। हम आपको फिर बताए थे कि ऊपर से नीचे आइएगा तो आपका आवृत्ति जो है ना, फ्रीक्वेंसी ये घटता है, और फ्रीक्वेंसी घटता है तो अपवर्तनांक भी घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है। आपको हमने ये थ्योरी में पढ़ाया था कि भी गयोर लिख दीजिए, नीचे से ऊपर जाइए तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाइए तो प्रकाश की चाल बढ़ेगा, मतलब ऐसे प्रकाश की चाल ज्यादा सबसे ज्यादा इसका होता है। ठीक, जबकि आवृत्ति में देखिएगा तो नीचे ऊपर से नीचे बढ़ेगा, यानी इसके सबसे ज्यादा होगा, और अपवर्तनांक भी पूछेगा, कभी कभी पूछ देगा कि इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो अपवर्तनांक का भी ये ऊपर से नीचे। ठीक, अब पूछा रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होगा, तो तरंग दैर्ध्य किसका आ रहा है, रेड का। आपको इसी में से पूछ दे कि इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होगा, देखिए अपवर्तनांक किसका होगा, अपवर्तनांक इधर नीचे वाले का सबसे ज्यादा होगा। तो क्या वायलेट, वायलेट है ना, वायलेट नहीं है, इगो नहीं है, ब्लू है। ब्लू मतलब बैगनी, ब्लू मतलब नीला, बैगनी का क्या होता है वायलेट, तो वायलेट हो जाएगा। ये वाला आपका अपवर्तनांक में तो ये आपका अपवर्तनांक के लिए। ठीक, तो ऐसे आपको ये चारों का याद रखिए, ग्रुप में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप उसको पूरा दीजिएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेटिना, और रेटिना को ही ज्यादा हिंदी, शुद्ध हिंदी में जाइएगा तो दृष्टि पटल। ठीक, दृष्टि पटल। तो ये क्वेश्चन तो एक हो गया। हम आपको जब आंख का, मानव नेत्र का जब संरचना पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था हमने बाहरी भाग और आंतरिक भाग। बाहरी भाग में 4 चीज हमने बताया था कि श्वेत पटल, कॉर्निया, उसके बाद परितारिका और आपका पुतली, 4 चीजें। तो देखिए चारों हैं वहीं, और एक दृष्टि भाग मतलब आंतरिक। आंतरिक में क्या बताया था, आंतरिक में बताया था आपको, आंतरिक में एक तो वही नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, सिलियरी पेशिया, रेटिना, और वो एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये सब आपको बताए थे। ठीक, तो देखिए कॉर्निया क्या काम होता था, कॉर्निया के माध्यम से ही प्रकाश आंखों में जाता था। परितारिका क्या है, इसको आइरिस बोलते हैं, ये रंग रंग का डिसाइड इसी से होता है। पुतली क्या है, ये प्रकाश की मात्रा का डिसाइड करता है, प्रकाश की मात्रा, और इस पे दृष्टि पटल यानी रेटिना पे फोटो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा बराबर होता है। अब देखिए 1 किलो वाट घंटा बराबर बोलते हैं 1 यूनिट, क्या बोलते हैं 1 यूनिट, यानी अब इसको जब बदलिएगा तो देखिए 1 किलो के क्या लिखिएगा 1000, और वाट रहने दीजिए, आवर को क्या लिखिएगा, आवर में 3600 सेकेंड होता है। अब देखिए ये क्या हो गया 36, 2 और 3 5 जीरो, 2 4 5 जीरो, और ये क्या वाट और सेकेंड। अब देखिए ये 5 जीरो का क्या 2 4 5, इसको क्या लिख सकते हैं 3.6 गुना 10 के पावर 6 लिख सकते हैं। इधर हम पावर शिफ्ट करते हैं उतना बार जितना जीरो पे पावर शिफ्ट
बाद हम पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। 6 है, 1 2 3 4 5 6 के बाद एक पॉइंट शिफ्ट कर दिए 10 के पावर से। अब देखिए वाट सेकेंड को क्या बोलते हैं, जूल। 1 किलोवाट आवर बराबर इतना, या 1 यूनिट बराबर इतना, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। ये याद रखिए, कभी ये पूछता है जूल में, ये याद रखिए, वाट सेकेंड में इतना। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। अब देखिए विद्युत शक्ति है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, वाट होगा। किसी भी शक्ति, कोई भी शक्ति है, एक कार्य करने की क्षमता होता है, यानी कार्य बटा प्रति सेकेंड कार्य करने की क्षमता होता है, यानी कार्य और बटा टाइम समय होता है। क्यों, इसी को बोलते हैं शक्ति को वाट। ठीक है, ये जूल बटा सेकेंड होता है। तो यानी वाट तो हो गया विद्युत शक्ति का, तो वोल्ट किसका होता है, विभव का या विभवांतर का। विभवांतर क्या होता है, विभव। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। ठीक, ठीक। आपने क्या देखा, एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन इसका चारों ऑप्शन से हमने 4 क्वेश्चन आपको बता दिया। बस यही इस सीरीज का उद्देश्य। देखिए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है, तो बैटरी से हमेशा कौन सा, दृष्ट धारा। देखिए धारा जो होता है, करंट 2 प्रकार का होता है, एक तो दृष्ट धारा और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इसको बोलते हैं एसी करंट और इसको बोलते हैं डीसी करंट। ठीक है, डीसी करंट सारा बैटरी में जितना भी सेल हो या बैटरी में हो जितना होता है, उस समय दृष्ट धारा होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा जो आपको डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से आता है उसे एसी दृष्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए डायनोमो की एक विशेषता है, डायनोमो से दोनों प्रकार की धारा निकलता है, दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। जिस डायनोमो से दृष्ट धारा बोलेगा उसको बोलेंगे डीसी डायनोमो, और जिसे प्रत्यावर्ती निकलेगा उसे एसी डायनोमो। यानी इससे दोनों धारा निकलता है, यानी डायनोमो 2 प्रकार का, एसी डायनोमो डीसी डायनोमो। इससे ये भी धारा यानी धारा निकले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखिए ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, देखिए जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, देखिए एसआई मात्रक पूछे तो आपको जूल, और ऐसे एक और मात्रक होता है कैलोरी। ठीक, एसआई मात्रक आपका जूल है, एसआई मात्रक पूछे तो जूल, अगर कैलोरी भी रहे ऑप्शन में तो कैलोरी भी इसका मात्रक होता है। अब देखिए तो दोनों में ए होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा, तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.26 4.86 186 क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी ये पूछ दे कि ऐसा कि आपको बताइए 1 कैलोरी बराबर या 1 जूल बराबर कितना होता है। ठीक है, ऊर्जा का कैलोरी भी मात्रक होता है, लेकिन ऐसा ही मात्रक पूछे तो जूल। अगर कैलोरी भी इसमें ऑप्शन दे दिया रहे, कैलोरी भी दिया ही हुआ है, तो कैलोरी भी होता है, लेकिन ऐसा ही पूछा इसलिए। अगर ऐसा ही नहीं पूछ देता और सिर्फ पूछता कि ऊर्जा का मात्रक बताइए, अगर ऐसा ही मानिए कि ए वाला आपका नहीं, तो ए भी होगा, ए भी होगा, और ऑप्शन में लिखता कि ए और बी, तो आपको ए वाला ऑप्शन सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है। नाभिकीय देखिए, अब देखिए नाभिक जो है, नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, नहीं तो प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन है प्लस चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं। अब बोल रहा है कि नाभिकीय विखंडन करना है, यानी नाभिक को इसको तोड़ना है जी, तोड़ना है, तो इस पे हम किसी चीज से बमबारी कराएंगे, तो बोल रहा है किससे बमबारी कराएंगे। अब बोलिए, अब देखिए ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, ये तो न्यूट्रल होता है। अब मान के चलिए इस पे इलेक्ट्रॉन से हम, पहला इलेक्ट्रॉन ठीक है हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब देखिए इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अट्रैक्ट होगा और ये
अपने आप को कुछ ना कुछ ये कर लेगा, तो ये भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। मान के चलिए इसमें हमने प्रोटॉन दे दिया, प्लस है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को मतलब आपको अलग अलग करेगा, रिपल्सन करता है तो रिपल्सन करेगा, तो यानी इसको आने ही नहीं देगा, यानी इसको हम बमबारी फेंकेंगे भी प्रोटॉन को तो इस न्यूक्लियस पे जाने ही नहीं, नाभिक पे जाने ही नहीं देगा, यानी ये तो हमारे लिए भी नहीं। तब बचा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो बचा क्या, न्यूट्रॉन है ना। देखिए न्यूट्रॉन से जब डालेंगे तो न्यूट्रॉन क्या होता है कि विद्युत उदासीन होता है, किसी प्रकार का इसमें चार्ज नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है तो इस पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और जाके इसको बिखर। आपने क्या समझ गया क्यों न्यूट्रॉन को ही न्यूट्रॉन से ही बमबारी करते हैं, क्योंकि विद्युत उदासीन होता है। क्यों, क्योंकि ये आवेश नहीं होता इस पर उदासीन होता है। ठीक, तो किसी प्रकार का ये दिक्कत नहीं। अगर प्रोटॉन से करेंगे तो रिपल्सन कर देगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आके सट जाएगा। ठीक, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो देखिए श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन जब हम खाना खाते हैं, श्वसन तो आपको क्या देखे थे, श्वसन में जब आपका C6H12O6 प्लस O2 बनेगा, जब होता है तो क्या निकलता है, इसमें CO2 निकलता है प्लस H2 निकलता है और बहुत सारा ऊर्जा बनता है। ऊर्जा बनता है क्या होगा, प्लस इसमें उष्मा निकलता है, उष्मा निकलता है तो यानी ये उष्माक्षेपी, क्या हो गया, उष्माक्षेपी रिएक्शन हो गया। श्वसन के बारे में एक चीज और है कि श्वसन जो होता है ना कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। कैटाबोलिक को क्या बोलते हैं, अपचयी प्रोसेस, अपचयी, अपचयी होता है। नहीं, कैटाबोलिक प्रोसेस उसमें होता है किसी में भार की कमी होगा, तो खाना खाते हैं देखते हैं खाना ज्यादा वजन रहता है लेकिन उसको पच के कम वजन होता है, वो कैटाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। श्वसन एक तो उष्माक्षेपी भी है और आपका श्वसन एक कैटाबोलिक प्रोसेस भी है। ठीक है, देखिए समीकरण इतना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए समीकरण बोला कि जब हम आपको केमिस्ट्री में जब समीकरण पढ़ा रहा था कि 7 या 8 कुछ ऐसे इस प्रकार के हमने समीकरण पढ़ाया, मैं आपको अभिक्रिया पढ़ाया था, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद हमने बताया था विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, उसके बाद उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, ऑक्सीकरण, अवकरण, सब हम आपको बताए थे। ठीक, तो ये सब बताए थे। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें एक कॉपर है और ऑक्सीजन का किस क्या हो रहा है, दोनों मिल रहा है, मिल रहा है और ये बना रहा है। तो देखिए मिल रहा है तो यानी संयोजन हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो संयोजन आपको है क्या ऑप्शन में, नहीं जी, आपको संयोजन तो कहीं दिया है, संयोजन तो हमारा नहीं है। चलिए संयोजन नहीं तो और क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। आपको बताए थे कि जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है तो उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, किसी भी तत्व में या यौगिक में ऑक्सीजन का या तो जोड़ना होगा, एडिशन होगा, या हाइड्रोजन का आपको निकलना होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जुट रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण है यहाँ, करण अभिकरण। अपघटन कहाँ होता है, अपघटन होता है जहां टूटे, नहीं अगर ये CuO रहता, अगर टूट जाता Cu प्लस O2 में तब बोलते हैं अपघटन हो गया। उदासीनीकरण जहां अम्ल और क्षार मिलके, अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और अवक्षेपण जहां पे प्रेसिपिटेशन कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को ही आपको संगमरमर बोलते हैं। अभी क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक है कैल्शियम हाइड्रेटेड कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रेटेड कार्बोनेट। जब एच कहीं भी लग जाता है तो हाइड्रेटेड, कैल्शियम बाई लग होता है ना, एच कहीं भी लग जाए तो बाई, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाई, एच कहीं भी लग जाए तो बाई पढ़ते हैं उसको, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ संगमरमर का होता है। नेक्स्ट देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, आपको बताए थे कि पीएच जो स्केल होता है, पीएच स्केल पे 7 होता है तो ये उदासीन हुआ, 7 से इधर हो गया तो अम्लीय, अम्लीय, और 7 से इधर हो गया तो क्षारीय। अम्लीय विलयन का पीएच क्या होगा, तो अम्लीय पीएच 7 से कम होगा, 7 से कम में अम्लीय, ये हो गया तो उदासीन।
7 से अधिक हो गया तो क्षारीय, ठीक है, 7 से कम अम्लीय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? लोहा, देखिए लोहा को जैसे ही हम अगर वायु के कांटेक्ट में छोड़ देंगे तो वायुमंडल में प्रेजेंट क्या होता है, जल वाष्प और आपका ऑक्सीजन, इससे अभिक्रिया करता है लोहा और इसका संक्षारण हो जाता है, जंग लगना जिसको आप बोलते हैं। जब जंग लग जाएगा तो इसको बचाएंगे भाई, जंग लगने से हम बचाएंगे। जंग लगने से बचाने के लिए क्या कई हम चीज करते हैं, जैसे पेंट कर देना, ग्रीज लगा देना। उसी तरह एक प्रोसेस है लोहा पे जिंक, जैसे लोहा है इस पे जिंक का परत चढ़ा देना, यहाँ पे जिंक का परत चढ़ा देना। जिंक के परत को चढ़ाने को क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। संक्षारण यानी मतलब जंग लगना, संक्षारण होता है। पानी चलाना, विद्युत अपघटन, गैल्वेनीकरण। जब लोहा के सरफेस जो सतह पे रहता है जिंक का एक लेयर लगा देते ताकि जंग न लगे, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो आप जानते ही हैं हीरा है। देखिए सबसे कठोर पदार्थ हीरा क्यों हुआ? तो हीरा का स्ट्रक्चर है ना, हीरा का जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपको क्या बनता है कि वो उसमें चतुष्फल के मतलब इतने जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके पदार्थ होते हैं ना, कण इतने क्लोज होते हैं एक दूसरे से, इतने सटे हुए रहते हैं कि वो काफी एक दूसरे उनके बीच का मॉलिक्यूल, उसके बीच के कण के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, जो वो बॉन्ड काफी मजबूत होता है। ठीक, जैसे इसके पार्ट मान के लिए हीरा है, इसके पार्टिकल जो है ना, इसके बीच का जो बल है यानी फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स काफी मजबूत रहता है। जब काफी मजबूत अट्रैक्शन फोर्स है तो आपको ये सबसे कठोर होगा, तो इसलिए हीरा सबसे ज्यादा कठोर रहता है। पार्टिकल्स जो होते हैं काफी क्लोज रहते हैं और उनके बीच का बॉन्ड काफी मजबूत होता है। एक अधातु को जो विद्युत का सुचालक होता है, एक अधातु है, अच्छा बोला कौन सा दिया हुआ में अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? ठीक है, कार्बन, ग्रेफाइट, कार्बन। इसका मतलब क्या है? कार्बन का ही रूप होता है ग्रेफाइट, कार्बन का ही रूप होता है हीरा, सल्फर और नाइट्रोजन। कार्बन यानी ग्रेफाइट जो होता है ना, वो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है, हीरा नहीं हो। ग्रेफाइट आपका कार्बन का ही रूप है दोनों, लेकिन कार्बन से ग्रेफाइट वाला जो है अलग। अब देखिए माइनस सी एच ओ, माइनस नहीं बोलते इसको बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, बॉन्ड सी एच ओ क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अब देखिए एक क्रिया, देखिए इसको ऐसा लिखते हैं सी डबल ओ, सी डबल, ठीक है। कार्बन जो होता है ना उसके बाह्य कक्षा में कार्बन यानी 6 2 4 4 होता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन है, उनको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब वो 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो फुलफिल होगा वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ना वो 4 बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन अपने आसपास वाले पदार्थों से यानी तत्वों से 4 बॉन्ड बनाए। तो देखिए 2 बॉन्ड यहाँ है, 3 4, 1 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। अब देखिए कार्बन जैसे हो गया तो ये दोनों है, इधर इधर कुछ ना कुछ जुटेगा। तो देखिए मान के चलिए अगर इधर एच जुट जाए और इधर कुछ भी जुटे, और इधर मान लीजिए सी जुटे और इधर कुछ भी जुटे, हो सकता है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब कार्बनिक में पढ़िएगा, कार्बनिक रसायन में पढ़िएगा, तो उसमें या तो सी कार्बन से बनेगा नहीं एच से बनेगा, ठीक ना। कार्बनिक रसायन बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ रहेगा। हमने ये बोला कि ये तो आपका फिक्स है, ठीक, ये तो 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड जो बनाया किसी और से बनाएगा, ये एक तरफ एच हो सकता है इधर, अब इधर देखिए इधर एच भी हो सकता है या कार्बन भी हो सकता है। अब देखिए इधर सी हो गया तो इधर सी भी हो सकता है या कार्बन हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि इधर हम बोलना चाह रहे हैं कि इधर आपका अगर एच है और इधर सी हो, और इधर सी और सी हो, यानी एक साइड अगर एच है तो इसको बोलेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और जब दोनों तरफ सी है तो इसको बोलेंगे कीटो, ठीक है। ये बेसिक, ये याद रखिए, सी ओ डबल बॉन्ड पे रहेगा। अगर इसके साइड एक साइड अगर एच है तो एल्डिहाइड होता है, और एक साइड सी है तो एक कीटोन होता है। इस सी एच ओ में क्या है, एक साइड एच है, इसको कैसे तोड़िएगा, इसको ऐसे ही नहीं तोड़िएगा। सी ओ इधर एच रहने दीजिएगा, नहीं है, छूटेगा एक, ये को छोड़ा है,
टूटेगा और सी डबल बॉन्ड हो गया, एच हो गया, ये एल्डिहाइड है। कीटोन में क्या होगा, कीटोन में ऐसे होता है सी डबल बॉन्ड ओ, इधर सी और इधर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। बेंजीन का देखिए, बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है। तो जब ऐसे बनाइएगा बेंजीन, तो ये बेंजीन का डायग्राम में दिखाया गया, और इसको बेंजीन का फॉर्मूला ये आपका होता है C6H6। ये क्या होता है, मीथेन, तो क्या बोलते हैं, मीथेन। C2H4 2 दूना 4, ये क्या है, मेथ इथीन, इथीन एन इथीन इथाइन, इथीन C6H6, ये यही बेंजीन है, और 2 दूना 4 2 6 मेथ इथ 10। अभी नोमेनक्लेचर आप 11 12 में जाइएगा ना, जब 10th पास करके, जब आप मान लीजिए केमिस्ट्री को मैथ से किया या बायोलॉजी लिया, नोमेनक्लेचर वहाँ पढ़ना होता है। ये नोमेनक्लेचर वहाँ पे पूरे ढंग से पढ़िएगा, काफ़ी विस्तारित, तो बहुत मज़ा आता है वहाँ, क्योंकि आपको एक एक चीज़ CH4 कैसे हुआ, C2H4 कैसे, सब वहाँ पढ़ना है। लेकिन बस यहाँ पे आपको बेंजीन का फॉर्मूला याद रखिए, C6H6। पॉलीथीन बहुलक है, पॉलीथीन किसका बहुलक है, ठीक है, बहुलक पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक। देखिए इसमें बहुलक में कभी पहचानने के लिए ना, उसका एक टर्म देखिए, पॉलीथीन, लिथिन लिथिन आ रहा है यानी, ठीक है। एसिटिलीन किसका बहुलक होता है, तो एसिटिलीन आपका बेंजीन का बहुलक होता है। एसिटिलीन पॉलीथीन बहुलक होता है, एसिटिलीन किसका, बेंजीन का बहुलक होता है, ठीक है। तो आप कभी कभी पूछ दे कि बेंजीन बेंजीन का बहुलक कौन है, तो एसिटिलीन इनका बहुलक, पॉलीथीन का एथिलीन। ब्यूटेन के कितने समावयी यानी आइसोमेरिज्म कितना होता है, ब्यूटेन देखिए, ब्यूटेन मेथिल प्रोब्यूट C4H 8, ठीक, ये ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला ये आपका होता है। ब्यूटेन में आपको देखिए कि ब्यूटेन के कितने समावयी यानी आइसोमेरिज्म होते हैं। अब देखिए C4H10, इसको आपको ये अरेंज करना है। तो देखिए क्या होगा, हम ऐसे कर सकते हैं, एक देखिए इधर एक बॉन्ड है, इधर 3 बनाएंगे, H3 लिख देंगे, एक 2 है, इधर आपको 2 2 होगा, 2 है तो इधर भी H, एक है तो इधर H। ये आपका एक फॉर्मेट हुआ ए बनाने का। इसको ऐसे डायग्राम में ऐसे बनाइएगा तो ऐसे होगा, क्या 3 है ना, 1 2 3, H, तो है तो इधर H होगा और इधर H है तो इधर। देखिए कार्बन कितना बनेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा अपने आप। अब जहां जहां 4 बॉन्ड नहीं है, अगर जितना बॉन्ड कम है उतना H जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, C, यहाँ पे 4 बॉन्ड बनना चाहिए, तो एक तो इधर बना हुआ है, 3 नहीं बनाया, तो 3 को H जोड़ दिए। यहाँ देखिए इसके C के साथ 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, 2 नहीं है, 2 कम है तो 2 H जोड़ दिए। यहाँ पे देखिए 1 2 है तो 2 H जोड़ दिए। यहाँ पे देखिए एक ही बॉन्ड है तो 3 हम H जोड़, ये C4H10 का ये आपका एक इसका दिखाने का तरीका हो गया, ठीक। दूसरा एक तरीका क्या होता है कि ऐसा हो तो हो सकता है ना, ऐसा 1 2 3 4, 4 इसमें 4 ही होता है ना, 4 कार्बन होगा, तो 4 कार्बन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब 4 कार्बन हो गया तो देखिए इधर एक है, इधर तो आप 3 लगा दीजिए, H, इधर H, इधर H और इधर H। इधर देखिए 1 2 3 है तो सिर्फ यहाँ पे एक H लगेगा तो 4 हो जाएगा। इधर एक है, यहाँ पे 3 H लगेगा। अब देखिए इसी के साथ एक है तो यहाँ पे 3 लगेगा, ये कर सकते हैं। इसके अलावा ना आप कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तो ई एक हुआ और एक 2 हो गया, इसीलिए इसको हैं कि ब्यूटेन का 2 समावयी समावयी आइसोमर। अब देखिए जब इसको ई वाला स्ट्रक्चर है ना, 4 कार्बन है, चारों एक लाइन में है, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल बोलते हैं, नहीं नॉर्मल कंडीशन, 4 है चारों को एक लाइन में लिख दिए तो नॉर्मल चीज है, नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखिए जब एक एक कार्बन के बाद दूसरे कार्बन पे अगर कार्बन दिया रहे ना, तो इसको बोलते हैं आइसो, आइसो अब ब्यूटेन है तो अगर यहीं पे आगे पढ़िएगा ये दूसरा पे एक और इधर सी होता तो उसको बोलते हैं नियो, तो ब्यूटेन नहीं होता, नियो प्रोपेन से, ठीक है, आइसो ब्यूटेन। बस ये सब एलिमेंट काफी डिटेल में हमने बहुत पढ़ना है।
बस यहाँ पे याद रखिए ब्यूटेन के दो समावयी कौन कौन थे, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में ऐसे आपका रहता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्ग बोलते हैं और इसको आवर्त बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आवर्त सारणी के उदर को वर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अक्रिय तत्व कौन कौन है? कौन है इनमें से, कौन है? तो देखिए अक्रिय तत्व का एक आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, उसमें सबसे लास्ट वाला जो वर्ग होता है वो अक्रिय तत्व का होता है। क्या एक पता नहीं आप लोग, तो इसको अब तो बहुत तरीके से 9th क्लास में भी 10th क्लास में याद करवा दिया जाता है, कोई ना कोई एक तो कहानी में या कोई ना कोई एक लाइन में लिख, जैसे हम भी जब 9th क्लास में थे तो वही जो आज तक ट्रिक याद किए हैं आज भी हमको याद है। क्या हमने किया था कि है नाना पाटेकर, है नाना पाटेकर, नाना पाटेकर आज का जिंदा, जिंदा राजा, राजा। 2 4 6 5, है नाना पाटेकर आज का यानी हीलियम, नियोन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। है HENEAR, अच्छा AR एक छूट रहा था, AR। है नाना पाटेकर आज का जिंदा राजा, RRNXCKR, ठीक यही है आज का। ये हमने 9th क्लास में लगभग याद किया था, वो आज भी ये वाला फॉर्मूला याद है कि है नाना, है नाना, है नाना पाटेकर, पाटेकर में ए और कर, पाटेकर जिंदा राजा, है नाना, चाहे इसको ऐसे भी पढ़ रहे थे, हलीना, है नाना पाटेकर आज का जिंदा राजा। ये क्या था? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। 2 4 6। तो इसमें पूछा अक्रिय तत्व कौन है? तो देखिए कार्बन नहीं जी, उसमें कार्बन है क्या? नहीं। हीलियम, हाँ जी हीलियम है। सोना नहीं, हाइड्रोजन है, हीलियम। तो आप याद कर लीजिए, है नाना पाटेकर आज का जिंदा राजा, है HE नाना यानी पाटेकर। अब पाटेकर में पी से कुछ नहीं है, देखिए ए पाटेकर, ए है तो AR, पाटेकर, पाटे, पाटे, ARA और कर, KR, कर, पाटेकर जिंदा, XC से जीरोक्स जैसे बढ़ते XC से लिखते थे, जिंदा राजा RN, है नाना पाटेकर आज का जिंदा राजा। 6 यानी हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का संश्लेषण होता है, प्रकाश का संश्लेषण कहाँ होता है? पौधों में होता है, ठीक है, हरे पौधों में। कॉको में क्या हो? कॉको में पोषण का कौन सा माध्यम है? मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण करता है कवक, हरे गले पदार्थ से लेता है। जंतु में क्या? समभोजी होता है, समभोजी, समभोजी प्राणी होता है जंतु, क्योंकि ये पोषक पदार्थ को ग्रहण करता है, उसको फिर पचा के अवशोषित करता है, उससे एनर्जी। परजीवी क्या होता है? दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे परजीवी बोलते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे को क्या बोलते हैं? उत्पादक। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उसके बाद वो उत्पादक कहलाते हैं। उत्पाद से हम अपना जीवन बसर करते हैं, तभी हम पोषक पदार्थ ग्रहण पौधों से, ठीक? तो उत्पाद। अपघटक क्या होता है? अपघटक जो मतलब सरागराल ले, बैक्टीरिया, ये सब क्या होता है? अपघटक जो भी पदार्थ गिरा सरागरा रहा है, सराने गराने का काम करता है। उपभोक्ता जो उत्पादक पे निर्भर हो, जैसे हम लोग उपभोक्ता हैं, पौधे या जीव जंतु पे निर्भर होते हैं। आहार श्रृंखला, फूड चैन, क्यों ही मतलब एक घास है तो घास को कौन खा रहा है? जैसे टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को कौन खा रहा है? जैसे सांप खा रहा है, या कोई पक्षी खा रहा है, तो पक्षी को कौन खा रहा है? कुछ खा रहा है, तो ऐसे ऐसे तो श्रृंखला चलता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ? देखिए जब मनुष्य का आहार नाल और पाचन क्रिया पर आ रहे थे तो बहुत डिटेल से, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, अगर अभी भी समझने में, प्लीज जाके थ्योरी के वो प्ले लिस्ट में देखिए, प्ले लिस्ट में सारा चीज अरेंज, थ्योरी सभी का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सभी का, मॉडल पेपर का सभी का, आप वहां पे सर्च करिए, स्क्रॉल करके नीचे देखिए, सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है। मनुष्य में पाचन क्रिया, तो पाचन क्रिया में बताए थे कि मुंह में ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, वहाँ पे जो लार होता है, जो लाइवा, वहां से ही कुछ मंड या कुछ स्टार्च का पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। मलाशय, अग्नाशय में भी पचता है, ग्रहणी में नहीं पचता है, ग्रहणी से सिर्फ अमाशय में जाता है, मुख में पाचन क्रिया शुरू।
ग्रहणी शायद ड्यूडेनम को भी ग्रहणी बोलते हैं, या ये वाला जो पाइप रहता है उसको ग्रहणी बोलते हैं। तो यहाँ पे नहीं पचता, यहाँ मुख है, यहाँ जाता है, यहाँ पे अमाशय रहता है, यहाँ पे पाचन से, ठीक। अगर वो ग्रहणी ये वाला है तो नहीं होगा, अगर ड्यूडेनम वाला होगा तो वहाँ भी कुछ ना कुछ फूल में नर प्रजनन अंग होता है। जब आपको फूल पढ़ाएंगे तो फूल में क्या होता है, जब फूल है, फूल में दो अंग होता है, एक तो नर अंग होता है, मादा अंग, और नर प्रजनन अंग। देखिए नर अंग में क्या होगा, इसमें होगा एक पुंकेसर, केसर, और पुंकेसर में ही होगा परागकण, ठीक। बोला फूल में नर प्रजनन होता है। मादा अंग में क्या होगा, एक तो होगा आपका अंडप, वर्तिका, वर्तिकाग्र, और वर्तिका। अंडप ओवरी, वर्तिका स्टिग्मा, वर्तिका यानी स्टाइल। ये चीज आपका मादा अंग में होगा। इसमें पुंकेसर होता है, और पुंकेसर में हो गया तो आपका पूरे वहीं परागकण होता है, और वहां से वो निकलता है, ठीक। देखिए यहाँ क्या होगा, प्रजनन नर वाला कौन होगा, पुंकेसर। ये तीनों क्या है, मादा मादा का अंग है, तब वर्तिकाग और वर्तिका, पुंकेसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। जब हम बताए थे, पोषण बताए थे क्या, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, स्वपोषण परपोषण, स्वपोषी या परपोषी। तो स्वपोषी तो पौधा होता है, परपोषी, और फिर परपोषी में कई तरीका का बताए थे। एक तो होता है मृतजीवी, दूसरा बताए थे परजीवी, और प्राणी संभोजी, ठीक। तीन तरीका का हमने बताया पर पोषण में। एक तो स्वपोषण होता है, पौधा करते हैं स्वपोषण। अब देखिए मृतजीवी को कौन करता है, कवक, गोबर छत्ता, ठीक। परजीवी में क्या था, जैसे जू, लीच, ये सब। अब प्राणी स्व में जीव जंतु, हम लोग मनुष्य। देखिए स्वपोषी कौन करेगा, हरा पौधा। मृतजीवी क्या करता है, कवक या गोबर छत्ता, मृतजीवी कवक में क्या होगा, मृतजीवी। संभोजी में क्या होगा, मनुष्य, ठीक। मृतजीवी कौन होता है, कवक, या गोबर छत्ता में मृतजीवी होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। अब देखिए जब आप मनुष्य का जनन अंग पढ़िएगा तो मनुष्य के जनन अंग का है नर नर जनन अंग और मादा जनन। देखिए इसमें बहुत सारा अंग है, इसमें बहुत सारा अंग है। इसी में एक होता है वृषण, जहां पे शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में। अब देखिए गर्भाशय अंडाशय, ये इसका है। अब इसमें देखिए कौन कौन सा मादा जनन में कौन सा भाग होता है। एक तो होता है अंडाशय, फिलोपियन ट्यूब, तो पियन फिलोपियन ट्यूब। दूसरा होता है गर्भाशय, योनि, और वल्वा। 1 2 3 4 5, यानी 5 इसमें मादा जंग होता है। तो गर्भाशय अंडाशय इसका है मनुष्य का मादा जनन अंग। शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण। इसको सुने, पराग कोष में होता है। देखिए पराग कोष में क्या होगा, परागकण होगा। पराग कोष में ही परागकण है। जो पराग कोष परागकण उड़ के या किसी माध्यम से जाके क्या होगा, मादा जनन अंग वर्तिकाग्र पे जाएगा, और उससे होते वर्तिका के थ्रू कहाँ जाता है, अंडप में जाता है। अंडप में जाएगा जहाँ पे निषेचन होता है, और निषेचन होने के बाद आपका यही फूल फल में बन जाता है। अंडप जो होता है वो फल बनता है, और आपका उसका बीज जो होता है, ठीक। तो ये पराग कोष कहाँ होता है, पराग कोष में क्या होता है, परागकण। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अभी हमने आपको बताया था मादा जनन में क्या होता है, पांच भाग। कौन, अंडाशय, तो है क्या, अंडाशय होता है, हाँ अंडाशय होता है मादा में। गर्भाशय होता है जी। शुक्रवाहिका होता है, नहीं शुक्रवाहिका नहीं होता है, क्योंकि शुक्राणु कहाँ होता है, नर जनन का भाग होता है, और वहां शुक्रवाहिका होता है जब शुक्राणु होता है।
सर डिम्बवाहिनी होगा, ठीक, शुक्रवाहिका नहीं। नेक्स्ट होता है मानव में ऑटोसोम की संख्या होगा। देखिए मानव में जब ऑटोसोम की बनते हैं ना, तो देखिए 22 प्लस एक्स एक्स 22 प्लस, देखिए 22 देख रहा, 22 देख रहे हैं आपको कि कॉमन है, 22 कॉमन है। यही कॉमन जो है ना, इसी को बोलते हैं ऑटोसोम। जब ये जो है ना, ये एक्स वाई है, इसको बोलते हैं लिंग, यानी सेक्स, यानी इसको बोलते हैं लिंग, लिंग सूत्र, ठीक है। ये आपको ऑटोसोम, ये ऑटोसोम 22 होता है। जब एक सेक्स होता है तो यही मादा फीमेल होती है, और एक्स वाई होता है तो ये होता है नर। 22 22 जोड़ी, 22 पेयर, यानी 22 जोड़ी दोनों नर में और मादा में सेम होता है, मेल हो या फीमेल हो दोनों में सेम होगा 22 22 जोड़ी। बदलता है सिर्फ 23वां जोड़ी, 23वां जोड़ी में एक्स एक्स, दोनों एक्स एक्स हो तो ये मादा होगा, एक्स वाई होगा तो नर होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारण क्या होता है, तो हमेशा इसी नर के शुक्रवाणु या स्पर्म में पाए जाने वाले लिंग आधार पे होता है। जब इसका एक्स जाके इससे मिल जाएगा तो एक्स एक्स बनेगा, और एक्स एक्स बनेगा तो महिला यानी बच्ची का जन्म होगा, और जब इसका वाई और इसका मिलेगा तो एक्स वाई बनेगा, बच्चा का जन्म, ठीक। लिंग निर्धारण कौन करता है, हमेशा नर, मेल द्वारा ही। निम्नांकित में किसे का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, ग्रेगर जॉन हल। उन्होंने अपने मंडल मटर के बीच पौधे पे अपने सर्च किया था, और फादर किसे, ग्रेगर जॉन मेंडल को। चार्ल्स डार्विन, लमार्क, ये सब आप नाम सुनिएगा, विकासवाद के सिद्धांत, डार्विनवाद और लमार्कवाद, ठीक। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो देखिए भूमिगत जल का क्या होना चाहिए, यानी एक तो होता है देखिए नदी, जैसे नदी, तालाब और समुद्र, ये सब क्या है, ऐसे भूमि है और इसमें गड्ढा में पानी जमा है, या नदी है, गड्ढा है, इसमें पानी आ रहा है, ये हो गया सतही जल, सरफेस वाटर है, सतह पे है। लेकिन ये आपका भूमिगत पूछा, यानी भूमि के नीचे से, तो भूमि के नीचे कहाँ आता है, कुएं में तो पानी आता है ना, कुआं में कहाँ, भूमि के नीचे से पानी आता है। जल का उदाहरण कौन है, कुआं, तालाब और समुद्र, ये सतही जल, ठीक। नेक्स्ट हो गया, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अघटित वाला पदार्थ है, जैविक प्रक्रम है, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कौन है, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। तो देखिए सूखे घास पत्ता है, सर गल जाता है, पौधों से गिरता है, सड़ता है, गलता है, फिर अपना वो उससे सारा जो भी पदार्थ होते हैं वो निकल के वातावरण में वापस आ जाते हैं। पॉलीथीन सड़ता गलता है नहीं, जैसे छोड़िएगा वैसे रहेगा, रबर वैसे ही रहेगा, प्लास्टिक यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं, बायोडिग्रेडेबल जैविक प्रक्रम द्वारा हो जाएगा। जैविक मतलब जीव जंतु, यानी नॉर्मल वातावरण में जीव जंतु को खाओ, जैसे मान कुछ कीड़ा उड़ा है तो सूखा होता आ जाएगा, अब घटक जिसको बोलते हैं तो इसको पचा देगा, लेकिन वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन। तो देखिए जब ऊर्जा आप पढ़िएगा तो ऊर्जा का स्रोत है दो, एक तो पारंपरिक, एक होता है अपारंपरिक, पारंपरिक, अपारंपरिक यानी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। देखिए पारंपरिक में होता है जो परंपरा से चलते आ रहा है, यानी कोयला, लकड़ी, परंपरा से चल रहा है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम सब क्या है, परंपरा से चलता आ रहा है, ठीक। लेकिन अपारंपरिक जो परंपरा का नहीं, अभी नया नया रिसर्च हुआ है, जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैसे बायोगैस, बायोगैस, जैसे वायु ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। जैसे आपका नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा,
तापीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, समुद्री का ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सब अभी अपारंपरिक है, मतलब इस परंपरा में नहीं, नया नया इसमें रिसर्च हो रहा है। वही पूछा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है, बायोगैस, और ये सब अपारंपरिक है, पारंपरिक सिर्फ है, बहुत परंपरा से आता चल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CFC का पूरा नाम बताइए। CFC क्या होता है, CFC, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है, ये आपका एक प्रदूषक है, से हम आपको से आपका तापीय संतुलन बिगड़ता है और जलवायु परिवर्तन का एक सबसे बड़ा कारण क्लोरोफ्लोरो, ठीक है। ओके, इसी के साथ आपका आज का समाप्त होता है। 40 क्वेश्चन का एक सेट आपका समाप्त हो गया। इसी के साथ थैंक यू, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ आपको एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लोगों को बताएं, घर में जितने यूट्यूब टाइप करें, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छा वीडियो लाए।